नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए बच्चों, सीरीज का क्वेश्चन होगा ये। देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि DFIM, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, उसके बाद फिर x लिखा है। तो हम जानते हैं कि भाई D पे वैल्यू 4 होती है, F पे 6 होती है, यहाँ 9 है, फिर यहाँ पर 13 है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद फिर यहाँ पर 24। आइए बात करते हैं। 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियस ही बात है शायद यहाँ पर 5 का डिफरेंस हो और यहाँ पर 18 लिखा जाए। तो अगर यहाँ 18 सही है तो यहाँ और यहाँ के डिफरेंस 6 का होना चाहिए, जो कि आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर 18 आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और 18 का मतलब होता है R, वैल्यू R होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक और सवाल को देखते हैं, आइए। अब जो सवाल हमारे सामने है ये भी सीरीज का ही सवाल है, देखो ध्यान से। A के बाद Z लिखा है तो A पे वैल्यू 1 होती है बेटा, Z पे वैल्यू 26 होती है, इस पे वैल्यू 2 है, इस पे वैल्यू 25 है, फिर यहाँ वैल्यू 3 है, यहाँ वैल्यू 24 है, यहाँ 4 है, यहाँ 23 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 22 है। तो आप देख सकते हैं कि भाई 2 सीरीज चल रही है एक तरह से यहाँ पर, है ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो 5 से अगला आएगा 6, यानी कि F। तो हमारा आंसर वही होगा जिसमें F आएगा। उसके बाद देखिए 26 से 1 कम 25, 25 से 1 कम 24, 24 से 1 कम 23, 23 से 1 कम 22, 22 से 1 कम 21, 21 पे आंसर होता है U, यानी कि सही आंसर होगा FU। तो FU क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में है इसलिए सही आंसर माना जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है बच्चों। Z पे वैल्यू 26 है, नेट की वैल्यू 39 है। देखो N पे वैल्यू 14 होती है, E पे वैल्यू 5 होती है, T पे वैल्यू 20 होती है। अगर आप इन सबको जोड़ें तो ये आंसर 39 आएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि नट की वैल्यू क्या होगी, NUT की। तो आइए नट पे बात करते हैं बच्चों। जो N है, N की वैल्यू मानी जाएगी यहाँ पर 14, ठीक है। N की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 14 हो गई। U पे वैल्यू 21 हो गई और T पे वैल्यू 20 हो गई। अगर आप इन सबको जोड़ दें तो देखिए 20 20 40 और 10 50, 50 और ये 4 1 5 55, यानी कि 55 यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। अगला सवाल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग का ही है। G पे वैल्यू होती है 7, लेकिन यहाँ पर लिखा है 49, मतलब स्क्वायर किया गया होगा। L पे वैल्यू होती है 12, यहाँ पर लिखा है 144, मतलब ये भी स्क्वायर है। O पे वैल्यू होती है 15 और 15 का स्क्वायर 225, यानी कि ये भी सारे के सारे स्क्वायर्स ही लिखे गए हैं। अगर हम बात करें ईगल की तो जरा देखिए ईगल पे क्या हो सकता है, EAGLE। बच्चों E पे वैल्यू होती है 5, इस पे 1, इस पे 7, इस पे 12 और इस पे 5। जब आप इनके स्क्वायर्स लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 का स्क्वायर होता है 1, 7 का स्क्वायर होता है 49, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। देखिए 25 और 25 हो गए 50, 50 और 1 51, 51 और 49 ये हो गए 100। तो 100 तो ये हो गए और 144 और हैं, यानी कि ऐड ऑन करने पे आंसर आना चाहिए 244। तो सही आंसर वो होगा जिसमें 244 हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला जो सवाल है हमारा, अब ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अगर हम 5 और 6 को ऐड करें तो 5 और 6 से ऐड करने पे 11 आता है, और ऐसे ही अगर हम 4 और 7 को ऐड करें तो भी 11 आता है, और 11 और 11 का डिफरेंस लेंगे तो 0 आता है, जो कि बीच में लिखा है। ऐसे ही अगर आप देखें तो 7 और 6 का बेटा जो एडिशन है वो 13 होता है, और अगर हम बात करें तो 8 और 4 का जो एडिशन है वो 12 होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 होता है, जो कि यहाँ बीच में लिखा गया है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 6 और 3 जो है वो 9 है, 11 और 5 जो है वो 16 है, और इनका जो डिफरेंस होगा बेटा 16 और 9 का वो होता है 7,
यानी कि बीच में जो नंबर आना चाहिए वो 7 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, इसलिए यही आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर यहां पर देखा जाए तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा आपका 42। और अगर आप उस 42 में आप ऐड कर दें ये 8 और 4 12 को, तो 42 और 12 बच्चों ये सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 54। आ गया समझ में? तो जो 8 और 4 है इनको ऐड करके लिखा गया तो 12 आया, और जो 6 और 7 का प्रोडक्ट है बेटा वो 42 है, तो 42 और 12 को जोड़ के हमने 54 लिख दिया। ऐसे अगर आप देखें तो 8 और 4 का जो प्रोडक्ट है वो होता है 32, ठीक है, और 12 और 7 का जो एडिशन है वो है 39, सॉरी वो है 19, तो 32 प्लस 19 अगर आप देखेंगे तो ये आंसर आएगा 51। ऐसे ही सेम लॉजिक के साथ आगे बढ़िए, 9 और 5 का प्रोडक्ट करेंगे 45 होता है प्लस, आगे अगर आप इसको देखेंगे तो 14 और 9, ठीक है, 14 और 9 को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू होती है 23। ओवरऑल अगर आप इसका एडिशन करें तो ये आएगी वैल्यू आपकी 68, तो 68 यहाँ पर सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 68। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि जो y है, ठीक है, वो x के पूर्व में स्थित है। तो अगर ऐसी बात है तो आप देखो x को यहां रखो, x के पूर्व में y स्थित है, सही है। जो z के उत्तर में है बेटा, z ये जो किसके लिए आता है, जो आता है बगल वाले के, है ना, तो x जो है वो z के उत्तर में, x जो है वो z के उत्तर में, तो z के उत्तर में है वही x, सही है। यदि a z के दक्षिण में है, a जो है बेटा वो z के दक्षिण में, मान के चलो a यहाँ कहीं आ गया, a जो है वो z के दक्षिण में है, साउथ में है, तो a y को किस दिशा, a y को, एक मिनट इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज a, ठीक है, मतलब a जो है वो y के किस दिशा में, यहाँ पर k कर लो को नहीं होगा, a y के किस दिशा में है, तो बेटा a जो है ना वो y के इस दिशा में है, देख रहे हैं नीचे आ रहा है, तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, आओ देखते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शंस बना लो तो बेटा ये आप जानते हैं वेस्ट होता है और ये आप जानते हैं साउथ होता है, तो ये साउथ वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कर लोगे, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि P से शुरू होकर करंट जो है वो उत्तर दिशा में कुछ दूरी पर चला गया, ठीक है, P से मान के चलिए P है, P से कुछ दूरी चलकर करंट जो है वो गया है उत्तर दिशा में, मान के चलिए x किलोमीटर चल के ऊपर पहुंच गया इस पॉइंट पे, उसके बाद 45 डिग्री उसके दाहिने ओर मुड़ा, ठीक है, देखिए राइट में गया है 45 डिग्री, और फिर क्या बोला गया, 45 डिग्री उसके दाहिने ओर मुड़ा और 90 डिग्री मुड़कर उसके बाईं ओर चला, यानी कि लेफ्ट में गया फिर 90 डिग्री, और अंत में 90 डिग्री उसके दाहिने ओर, यानी कि राइट में फिर से 90 डिग्री है, मुड़ गया और चलता रहा। पता करें अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि अगर आप देखें ध्यान से तो बेटा 90 लेफ्ट 90 के राइट को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये तो खत्म हो गया रेड वाला, सिर्फ बचा क्या मेरे पास बचा 45 डिग्री का बेटा, वो भी राइट। अब देखो कोई पर्सन नॉर्थ में ऐसे खड़ा, अब उसको 45 डिग्री राइट जाना है तो कैसे जाएगा, देखो ये ऐसे है सीधा, अगर वो राइट जाएगा तो इस दिशा में जाएगा, अगर मान के चलो ऐसे चला जाता तो मैं कहता कि 90 चला गया, लेकिन मुझे तो बेटा सिर्फ 45 लेके जाना है, तो 45 लेके जाने का मतलब मुझे एकदम ये बीचों बीच जाना पड़ेगा कुछ ऐसे, ठीक है, तो अगर आप कुछ बीचों बीच ऐसे निकल जाओगे तो आपको मिल जाएगा 45 डिग्री का राइट। अब आप देखो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, तो इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए ऊपर यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर ईस्ट है, यानी कि बीच की डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, तो सही आंसर आपका नॉर्थ ईस्ट माना जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन तो यहाँ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आइए। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका ये कैलेंडर से है, आपसे कहता है कि 4 मार्च 1997 को मंडे का दिन था, यानी कि सोमवार का दिन था। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या सच में ऐसा था भी या नहीं। तो देखिए 4 मार्च की बात हो रही है, 4 मार्च का कोड होता है बेटा 4, 1900 का कोड होता है 0, 97 उसमें एक्स्ट्रा है, और 97 में जो लीप होंगे वो होंगे आपके 24, ठीक है, 24 आपके लीप आ जाएंगे। अब आइए इनको देखते हैं क्या बनता है। 4 और 4 8, 8 को हटाएंगे तो 1 बचेगा। 97 को अगर आप देखोगे
तो 97 + 1 98, तो ये पूरा खत्म हो गया। 24 बचा, 24 का मतलब है 3 बचा, और 3 का मतलब होता है आपका संडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे होता है। आना चाहिए रियलिटी में मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, लेकिन आ क्या रहा है, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं मंडे, यानी कि रियल आंसर से ये एक माइनस कर देते हैं दिन को, है ना, और पीछे अपना आंसर करते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी बेटा 8 मार्च 1998 को दिन निकालेंगे, जो भी दिन आएगा हम भी उसमें एक दिन माइनस कर देंगे और वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8 मार्च का कोड 4 है, 1900 का कोड 0 है, 98 एक्स्ट्रा है, 24 उसमें लीप है। ठीक है, अब आप देखो 98 तो पूरा पूरा चला गया, यहां से बचेंगे 3, 7 पूरा पूरा चला गया, 8 का मतलब होता है 1, 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब होता है बेटा संडे, यानी कि हम अपना आंसर, रियल आंसर तो हमारा संडे है, लेकिन हम अपना आंसर रियल संडे नहीं कर सकते बिकॉज इन्होंने 1 माइनस किया था, तो हम भी बेटा संडे में 1 माइनस करके अपना आंसर शनिवार करेंगे, सो सैटरडे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब बेटा सैटरडे होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कैलेंडर का, आइए। अब देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है, आपसे कह रहा है कि 2019 का जो 17 नवंबर था, 17 नवंबर की जो तारीख थी ना 2019 की, बेटा वो संडे के दिन मनाई गई। किस दिन मनाई गई, वो मनाई गई आपकी संडे के दिन। तो आपसे कह रहे हैं कि वर्ष 2019 के ना उन सभी महीनों का पता लगाइए, 2019 के उन सारे मंथ्स को बताइए जिनकी भी 17 तारीख संडे को थी। जैसे मान के चलिए 17 जनवरी, 17 फरवरी, 17 मार्च, 17 दिसंबर, 17 अक्टूबर, 17 सितंबर, ऐसे कौन से मंथ के 17 तारीख है जो संडे के दिन आई थी। तो देखिए मंथ्स की कोडिंग होती है, आपको पता होना चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये 12 महीने, इन 12 महीनों की कोडिंग लिखता हूं, देखिए 1 4 4 025 036 146, ये होती है। अब आप देखो आप कौन से वाले मंथ में खड़े हो, आप खड़े हो सर नवंबर में, और नवंबर का कोड क्या होता है, देखो नवंबर का कोड होता है बेटा 4, दिख रहा है। तो आप बस ये देख लो कि और कौन से महीने के कोड 4 है, बस खत्म हो गई बात, उसकी भी 17 तारीख सेम होगी। अब आप देखो 4 फरवरी है और 4 मार्च है, देख रहे हो, यानी कि 4 आ रहा है ना कोड में, तो इसका मतलब जो नवंबर के जो दिन होते हैं बच्चे, वो फरवरी और मार्च इनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, फरवरी और मार्च आपके दो ऐसे हैं, यानी कि 17 फरवरी और 17 मार्च, अगर आप इनको निकालेंगे तो ये भी क्या आएंगे बच्चों, संडे ही आएंगे। तो इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फरवरी प्लस मार्च। ठीक है, कर लेंगे, अच्छा सवाल था, यूनिक लॉजिक है। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे लॉजिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे और आप अपने एग्जाम में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, और जब आपका एग्जाम होगा तो आप अच्छे से करके आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं कैलेंडर का, आइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। If the Republic Day in the year 2021 will be celebrated on Wednesday, आपसे कह रहा है कि यदि 26 जो रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी की बात हो रही है 2021 की, आपसे कहता है कि अगर ये वेडनेसडे के दिन मनाई जाती है तो 26 जनवरी 2028 की किस दिन मनाई जाएगी, ये बता दो। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें इसमें क्या करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। इस तरह के सवालों को हमेशा पहले क्रॉस वेरीफाई करिए, उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए भाई 26 आ गया, जनवरी, जनवरी का कोड कितना होता है भाई, 1 होता है। 2000 का अगर हम बात करें 6 हो गया, 21 एक्स्ट्रा और 21 में लीप होते हैं आपके 5। ठीक है, देखते हैं भाई ऐड करके क्या बनेगा। 26 और 1 27, 27, देखिए 7 तो ऐसे कैंसिल हो गया, हटा दीजिए, 21 ऐसे कैंसिल हो गया, हटा दीजिए, 26 और 5 ये हो गया आपका 31, 31 का मतलब होता है 28, 28 का मतलब होता है बच्चे 3, तो 3 का मतलब हो गया आपका मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे आना चाहिए, आना तो चाहिए ट्यूसडे, लेकिन ये क्या लिख रहे हैं भाई, ये लिख रहे हैं वेडनेसडे, यानी कि ये एक प्लस कर देते हैं रियल आंसर में। ठीक है, अब आइए 26 जनवरी 2028 की बात करते हैं। 26, देखिए जनवरी का कोड इस बार 0 हो जाएगा क्योंकि 2028 एक लीप ईयर है। अगर ऑर्डिनरी होता तो कोड 1 करते, क्योंकि लीप है इसलिए 0 कर देंगे। याद रखेंगे लीप के केस में जनवरी और फरवरी के जो कोड होते हैं सिर्फ यही बदलते हैं, मार्च से लेके दिसंबर तक के कोड्स में कोई फर्क नहीं होता। और कितना चेंज होता है लीप में, 1 कर देते हैं बस। ठीक है, चलिए तो 2000 का कोड कितना होगा 6, 28 एक्स्ट्रा है और 7 उसमें लीप ईयर है। अब अगर आप देखें ध्यान से
तो यहाँ पर 28 और 7 35 पूरा कैंसिल, 26 का मतलब होगा आपका 5 बचेगा, 5 और 6 11, 11 का मतलब होता है 4, 4 का मतलब होता है बुधवार यानी कि वेडनेसडे। भाई रियल आंसर तो वेडनेसडे है, लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या होता है 1 प्लस किया गया, तो हम भी वेडनेसडे में 1 प्लस करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, सो थर्सडे यानी कि गुरुवार विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कैलेंडर के कंसेप्ट्स भाई आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आप ऐसे सवालों में कॉन्फिडेंट फील करेंगे खुद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है। एनालॉजी बहुत पूछी गई है यूपी पीसेस के आरओ के सवाल में। ठीक है, देखिए जिल्द लगाना है और यहाँ पर है किताब। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है किताब को बाइंड करते हैं आप, जिल्द लगाते हैं। तो ऐसे ही जो आप चित्र बनाते हैं, जो आप पिक्चर बनाते हैं, तो पिक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको फ्रेम में रखते हैं। जिस तरह से देखो भाई बुक है, बुक का प्रोटेक्शन किससे है, बाइंडिंग से। बाइंडिंग कराते हैं ना, जो एक मोटा गत्ता सा लगा देते हैं ऊपर, तो वो बाइंडिंग हो गई। तो उससे क्या हुआ, उससे आपको अंदर किताब को प्रोटेक्शन मिल गया। ऐसे ही जो चित्र होते हैं, जो पिक्चर्स होते हैं ना, पिक्चर्स की भी बेटा बाइंडिंग कराई जाती है। तो पिक्चर्स की जो बाइंडिंग है उसका मतलब क्या हो गया, पिक्चर्स की बाइंडिंग को हम कह रहे हैं फ्रेम। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में कई सारी तस्वीरें लगी होंगी जो कि फ्रेम के अंदर होती है, तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। एक और एनालॉजी का क्वेश्चन देखो, आइए। स्पाइडर का रिलेशन है इंसेक्ट से, तो आपसे पूछ रहा है क्रोकोडाइल का रिलेशन किससे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो फाइलम है, ठीक है, वो है वर्टिब्रेटा। याद रखेंगे हम लोग वर्टिब्रेटा फाइलम के मेंबर्स होते हैं, और वर्टिब्रेटा को भी आगे जाके, ठीक है, आगे जाके 5 बेसिकली मेन जो है आप कह लीजिए ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे कुछ मैमल्स कहलाए, कुछ रेप्टाइल्स कहलाए, कुछ एव्स कहलाए, कुछ जो है एम्फीबियंस कहलाए, है ना, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स क्या है, इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, ये आप ध्यान रखोगे कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा वर्ग है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा फाइलम है, और ये इस जैसे हम लोग हैं, हम लोग वर्टिब्रेटा में आते हैं, है ना, लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं इनका जो फाइलम है उसका नाम है ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, उसको हम ऑर्थ्रोपोडा कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ऑर्थ्रोपोडा। और ऑर्थ्रोपोडा विज्ञान के अंदर, ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम है, यानी कि मान के चलिए इससे ज्यादा स्पीशीज जो है नंबर में और किसी फाइलम के अंदर। ठीक है, तो ऑर्थ्रोपोडा। तो स्पाइडर जो होता है यानी कि मकड़ी, वो इंसेक्ट वर्ग का है। ऐसे ही मतलब इंसेक्ट फाइलम क्या कह लीजिए। ऐसे ही क्रोकोडाइल किसका है, क्रोकोडाइल है बेटा रेप्टाइल्स का। ठीक है, यानी कि सरीसृप। तो जो रिंग कर जीव चलते हैं उन्हें कहा जाता है सरीसृप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एनालॉजी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें आप इन सभी की आपको काफी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 47 है, ये गलत क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ सकते हैं, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सीरीज मेंशन नहीं है, तो हम उसका नेक्स्ट हम नहीं बता सकते, इसलिए आप इसे छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। आइए देखिए, ये पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का सवाल है। आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है कि एक A4 शीट थी, जिसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करा गया इसकी तरफ ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास पेपर का सिर्फ इतना हिस्सा है, और बाकी जो हिस्सा है हमारा वो डॉटेड हो चुका है। समझ रहे हैं, बाकी हिस्सा हमारा डॉटेड है। अब क्या करा गया, अब इसको बीच से फिर कट किया गया और ये वाला सेगमेंट यहाँ लाया गया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब जो हमारा जो पेपर है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा मुड़ने के बाद, लाइक दिस। कुछ ऐसा पेपर हमें दिख रहा है जिसमें सिर्फ हमारे पास अब यही विजिबल है बस, और कुछ भी विजिबल हमारे पास नहीं है। और यहाँ पर आके कट किया गया, यानी कि एक ट्राइंगल बनाया गया है इस तरह से। तो अब एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाया गया, तो आपको पता है कि भाई ये वाला हिस्सा यहाँ आया था, तो अब ये वाला हिस्सा वापस से खुल के इधर जाएगा ना सबसे पहले। तो यानी कि ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, तो ये ट्राइंगल अब आपका ऐसे यहाँ दिखाई देगा, और उसके बाद ये हिस्सा पूरा का पूरा ऊपर यहाँ खुलेगा। तो यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा भाई, बताइए जल्दी से। तो अब आप देखो ध्यान से कि जब ये हिस्सा ऊपर जा रहा है तो इसकी क्या बनेगी, इसकी बनेगी मिरर इमेज। तो ये हिस्सा कुछ ऐसा बनेगा, है ना, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आपका इस तरह से इमेज आएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर आई गेस ए में मिल रही है ना। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। ठीक, बी मत करिएगा, बी गलत है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखो, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का ही।
अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इस तरह का एक आपको फिगर दे रखा है, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी और डी। आपसे कहता है कि अगर ये हिस्सा मतलब इधर का जो हिस्सा है ये अगर हिस्सा इधर पहुंच जाए तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है, देखो बहुत ही आसान सवाल है, जब ये हिस्सा यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, खत्म होगी चीज। तो ऐसा वाला है तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, अच्छा ये बीच में ऐसा भी रहेगा, ये जरूरी है ऐसा होना। तो ये आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर आपको ये मिल रहा है सी में, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, खत्म बात। डी हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आसान है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जरूर कीजिएगा। और एक बात आप लोग को और बताना चाहूंगा कि जितने भी नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक होते हैं, जैसे मान के चलिए मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, पेपर कटिंग है, पेपर फोल्डिंग है, एम्बेडेड फिगर्स है, फिगर कंप्लीशन है ना, ये जितने भी आप देख रहे हो ये सारे के सारे टॉपिक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही टॉपिक्स का यूज होता है, एक है मिरर इमेज और एक है वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज की हेल्प से आप नॉन वर्बल के 90% टॉपिक्स को एकदम सही हल कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, बशर्ते आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में आपसे कह रहा है ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन, जो फिगर क्लासिफिकेशन है उसका ये सवाल है, आपसे कह रहा है कौन सा गलत। तो जरा देखो इसमें ध्यान से कि इसमें कौन सी कितनी ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसमें एरो नहीं बन रखा। तो एक तो ये है और एक ये है, यानी कि यहाँ पर 2 है ऐसी। यहाँ देखो भाई एक है और एक ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ देखो एक और यहाँ पर एक, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ देखो एक है और यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है। तो अगर आप देखो तो सभी में यहाँ पर 2-2 है। ठीक है, अब हमें क्या देखना पड़ेगा, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एरोज किसकी तरफ कितने हैं। ठीक, देखो एक एरो इधर है तो एक एरो इधर है और एक एरो इधर है, यानी कि अगर आप लेफ्ट और राइट की बात करें, है ना, तो लेफ्ट में यहाँ 2 है, राइट में 1 है। इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पर भी लेफ्ट में 2 है और राइट में 1 है। यहाँ पर बेटा लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है। लेकिन यहाँ बात करो तो लेफ्ट में 1 है और राइट में 2 है, बस यही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट में आपका लेफ्ट में 1 एरो आ रहा है, राइट में 2 एरो आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। ठीक है, तो फिगर है, ये क्लासिफिकेशन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, ऑब्जर्वेशन की बहुत नीड है सभी नॉन वर्बल के टॉपिक्स में। चलिए अब क्लासिफिकेशन के ही 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। ऑड वन आउट है यानी कि गलत आपको चुनना है। देखो भाई अगर आप देखो तो ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉक ऐसे रोटेट करती है, ये भी बेटा क्लॉकवाइज है। इसकी अगर आप बात करो ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, देख रहे हैं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आइए। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, इसमें आपको फिर से वही क्लासिफिकेशन है, ऑड वन आउट बताना है। देखिए यहाँ पर इस जगह कलर किया गया है, इस जगह देख रहे हैं आप, इसके बाद क्या हुआ, इसको छोड़ के कलर यहाँ कर दिया गया, देख रहे हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हमने एक छोड़ के कलर किया। अब इसको छोड़ के यहाँ कलर करेंगे, तो देखो इसको छोड़ के यहाँ पर कलर होना चाहिए था इस जगह, है ना, जबकि कलर है यहाँ पे, बस सी आंसर है। अब आप देखो इसको छोड़ दोगे फिर यहाँ कलर करोगे, तो देखो यही तो कलर किया गया, है ना, यानी कि सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी दिए गए ग्रुप्स में मैच नहीं होता, इसलिए सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, चलो नेक्स्ट भी क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है। इसमें भी हमको बताना है कि कौन सा एक ऐसा है जो तीनों में से बिलोंग नहीं करता। देखो अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ पर 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90, यहाँ 90, यानी कि हर जगह सेम एंगल है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये चारों एंगल भी सेम है। यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये सारे एंगल भी सेम होंगे। लेकिन बच्चों ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी मान लिया जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिमेट्री नहीं है एंगुलर मेजरमेंट की अगर करा जाए तो। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल जो है आपका, अब ये फिगर कंप्लीशन का है, यानी कि आपको बताना है कि अगर ये सीरीज ऐसे चल रही है तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या है। ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये इस तरह से एरो बन रखा है, इसकी मिरर इमेज देखिए यहाँ पर बन रखी है, देख रहे हैं ये वाली, ये इसकी मिरर इमेज है ना, ऐसे पूरी बन रखी है। ऐसे अगर आप देखो यहाँ से तो इसकी मिरर इमेज बनेगी। अब जैसे ये एरो यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, अब जब आप इसकी इमेज बनाओगे ना, तो ये जो एरो जाएगा बेटा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये एरो नीचे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ मिरर इमेज नहीं, सॉरी, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वाटर इमेज ही बन रही है और मिरर इमेज बन रही है, दोनों ही बन रही है।
ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। तो अगर इस आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में देखो एरो नीचे है, यहाँ पर एरो इस तरफ है बी में, ठीक है। यहाँ पर तो एरो है ही नहीं, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एरो नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एरो नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो डार्क कर रखा है पूरा, तो डार्क तो नहीं कर सकते हम, है ना, डार्क नहीं हो सकता। जबकि हमारे यहाँ पे डार्क नहीं है, देखो हमारे यहाँ पे ऐसे एरो है, तो इसलिए ये और ये में कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ डार्क कर रखा है। हमारा आंसर ये वाला होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चंस को भी समझ चुके होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं 55, जिसमें छवि को पूरा करना है, यानी कि फिगर को कंप्लीट करना है। आप देखिए इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, आसान सवाल है। अगर हम देखें, सबसे पहले आप इसको मिलाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। इसको मिलाने के बाद फिर आपको पता है कि आप इन लाइंस को ऐसे मिलाने वाले हैं, इस तरह से आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वाला बनेगा, देख लो भाई ध्यान से। आप देखो एरोज जो हमें चाहिए वो कहाँ से चाहिए। देखो ये जो 3 लाइन्स है ऐसी आनी चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, देखो है ना। एक ही आपको मिला, एक ये वाली मिली और एक ये वाली मिली, तो हमें 3 मिल गई ऐसी। हम आगे क्यों दिमाग लगाएं, खत्म होगी बात, ऑप्शन नंबर यही सही होगा, है ना। टाइम तो हमारे पास वहां पर नहीं है ना इतना ज्यादा वेस्ट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप बनाना चाहें तो आप अपनी आपके लीजिए, आप अपनी खुशी के लिए बना सकते हैं पूरा, बट हमें वहां पे मेन नॉन टेक्निकल के अंदर या कह लीजिए नॉन वर्बल के अंदर बस हल्का सा क्लू मिल जाए ताकि हम अपने ऑप्शन तक पहुंच जाएं। ठीक है, बस उतना जरूरी होता है, बिकॉज हमारे पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट जो 50 सवाल है वो हमने कंप्लीट करे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ।